Welcome to class 10th. Today I am going to start the next topic of class 10 physics. I am going to start the topic electromagnets. कल हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझाया था. मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझाने से पहले आपको मैंने सोलेनॉइड वायर के बारे में बताया था कि हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स के फंक्शन क्या है, हेलिक्स में क्या क्या होता है. उसके बाद हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट के फिगर में ये आप देख रहे हैं खुद बैटरी जो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसके अंदर जो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है और जो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है जिसको आप क्या कहेंगे, ये सॉफ्ट आयरन है. सॉफ्ट आयरन है जिसके अंदर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है और जिसके वजह से सॉफ्ट आयरन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है. क्या बन चुका है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है. इलेक्ट्रोमैग्नेट की आखिर स्ट्रेंथ कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाई. आप घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. कैसे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं? आपने बार मैग्नेट की कंडीशन में देखी थी. आप बार मैग्नेट के पावर को, स्ट्रेंथ को तो घटा बढ़ा सकते नहीं है. इसका मतलब वो नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है. तो आर्टिफिशियल में तो आप काम कर सकते हैं बट नेचुरल में आप काम नहीं कर सकते. नेचुरल की ना तो आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं और ना ही उसकी स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं नेचुरल मैग्नेट की. बट आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. कैसे होता है सुनिए. स्टार में मैंने लिख रखा है, कह रहा है इंक्रीजिंग द करंट थ्रो सोलेनॉइड. कह रहा है कि इसके अंदर करंट जो है आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, उस एम्पियर बढ़ा दीजिए ज्यादा. अगर आप I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.5 एम्पियर देने से और I इज इक्वल टू 2 या 25 एम्पियर देने से दोनों में फर्क है. तो सबसे ज्यादा करंट जब आप इसको देंगे तो इसमें स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगी. ओके. उसके बाद मैंने सेकंड इसमें लिख रखा है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए. जो आप मान लेते हैं कि सपोज करें कि अगर ये सोलेनॉइड सॉफ्ट आयरन है, इसको आप सोलेनॉइड बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर वायर को जो आप टर्न कर रहे हैं ना, लपेट जो रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए. एक बात का खास ख्याल रहे कि इसमें गैपिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने गैपिंग देना नहीं शुरू किया तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक तरीके से काम नहीं करेगा. इन केस इसमें यह देखा गया है कि अगर इसके फेरों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएं, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. इंक्रीज द करंट थ्रो सोलेनॉइड, तो आप इंक्रीज करेंगे तब भी उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बढ़ जाएगी. सो प्लीज नोट कर लें इसको. नेक्स्ट हम बताते हैं. ओके. तो इसके बाद जो है वो हम यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज़ कहाँ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके यूजेस कहाँ हैं. सो फर्स्ट ये है, दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस. ये हैवी आयरन पीसेस को लिफ्ट करता है, उठाता है. जैसे कि क्रेन आप मान लें, क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं जिसके वजह से वो बड़ी सी बड़ी चीज़ों को, भारी सी भारी चीज़ों को वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है. ठीक है. दे आर यूज्ड इन द मेनी डिवाइसेस, लाइक मेनी डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं. लाइक आप मान लें इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक हॉर्न में, टेलीफोन में रिसीवर, टेलीफोन रिसीवर में हो गया, इलेक्ट्रिक रिले में, माइक्रोफोन्स में, रेडियो सेट में, टेलीविजन्स में. ओके. तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस जगह जगह पर है, तरह तरह के उसमें होते हैं. तो इसके बाद आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और मतलब परमानेंट मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट जो है, जो भी उसमें रिलेशन क्या है, उसका डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये हम समझाएंगे. तो इसके यूज भी आप लिख लें ताकि आगे बताएं हम आपको. उसके बाद जो है वो हम इस टॉपिक से पहले एक और चीज़ समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप घटा बढ़ा सकते हैं. क्या मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेट, मान लें अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप घटा बढ़ा सकते हैं कैसे? इसमें क्या करके? करंट को पास करा के, इसके टर्न्स को क्या करके? ज्यादा करके, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा कर दीजिए और इसमें पैदा होने वाले मतलब इसमें पास होने वाले करंट को भी आप बढ़ा देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट में आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि उसको आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज, और उसकी स्ट्रेंथ को आप घटा बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक खास वजह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को रिवर्स करके उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप उसके टर्मिनल को, मतलब नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को चेंज करके आप करेंगे क्या कि उसके पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं। बट आप जो है वो मैग्नेट में, जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट में आप उसको कर ही नहीं पाएंगे उसके पोल्स को चेंज। अच्छा, अगर परमानेंट मैग्नेट को करीब 10,000 मतलब इतने छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ दें, बच्चे सवाल करते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम क्या उसकी पोलैरिटी को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, ख़त्म नहीं कर सकते। हम चाहे उसको चाहे जितना छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ ले जाएं, उसका हर एक पार्ट एक मैग्नेट होगा और उसके हर एक पार्ट में एन पोल और एस पोल मौजूद रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद रहेगी। ओके, तो ये इसके डिफरेंसेस हैं परमानेंट मैग्नेट और किसके? इसके डिफरेंसेस हैं परमानेंट मैग्नेट के और किसके हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट के हैं। उसके बाद मेरा ये टॉपिक है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड समझाया था तो मैंने आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो इसमें मैंने आपको ये बता रखा था कि इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये फर्क होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेंगी। अब इसके अंदर जो है वो अगर हम किसी कंडक्टर को रख दें, किसको रख दें? किसी कंडक्टर को रख दें तो वो क्या फोर्स महसूस करता है, वो क्या बनने वाला है, वो हमें डिसाइड करना है। तो ये जो इसके स्ट्रेंथ है, मैं अपने तरफ से कुछ देर के लिए इसको मान ले रहा हूं कि ये वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी है और ये यूनिफॉर्मली चल रहा है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली चल रहा है, ऐसे नहीं है कि ये टेढ़े मेढ़े ऐसे हो रहे हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कोई इस तरीके से नहीं, ये गलत है। ये नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या लेना है? यूनिफॉर्म लेना है। अब इस यूनिफॉर्म में हम किसी आयरन रॉड को या किसी कंडक्टर वायर को या रॉड को या चार्ज को जब उठाकर इसमें रखेंगे तो इस चार्ज के ऊपर और इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है, इसको हम डिसाइड करेंगे। इसलिए मेरे इस टॉपिक का नाम भी है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अब हम इसके अंदर क्या रखने जा रहे हैं? एक रॉड को रखने जा रहे हैं। तो रॉड कैसे, देखें ध्यान से, रॉड को रखने का तरीका, मैंने इस रॉड को यहां ऐसे रख दिया, इस तरीके से ऐसे रॉड को रख दिया है। तो रॉड तब तक जिस फंक्शन में रखा हुआ है उसी फंक्शन में ये ऐसे ही रखा रहेगा, ये अपना हिले डुलेगा नहीं बिल्कुल भी। होगा क्या कि हम करेंगे क्या इस तरीके से कि रॉड में हम इसको अपना अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के दौरान करेंगे क्या हम कि जब तक इसमें करंट नहीं पैदा कराएंगे, जैसे मेरे अंदर ये एक रॉड, ये रॉड रखा हुआ है, ये रॉड रखा हुआ है, तो इस रॉड को तब तक हम इसमें उठा के रखे रहेंगे जब तक ये बिल्कुल इसमें करंट हम नहीं दे रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर हम करंट देना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इसके अंदर करंट देना स्टार्ट करेंगे, ये रॉड अपने पोजीशन से चेंज होना शुरू होगा, ये घूमने लगेगा, एक मोशन शो करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। तो जो ये फोर्स महसूस करेगा उसको हम एक डेरिवेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। किन किन बातों पर डिपेंड करता है इसके बारे में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा वो हम इसमें डिसाइड करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, देख लीजिए। हम क्या क्या इसके फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे, इसमें क्या क्या होता है इसको देखेंगे। ओके, तो हम इसमें देखेंगे क्या है इसका, इसमें फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में
जब हम किसी कंडक्टर को रखेंगे तो किन किन बातों पर ये फैक्टर डिपेंड करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पर डिपेंड करेगा, फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तो अब हम इसके ऊपर क्या निकालने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्या है फिगर में। फिर से वही चीज बना रहा हूं, एक बार आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक रॉड को ऐसे ही रख दिया है, जैसे सिंपली इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर है रखा हुआ है, इसी तरीके से इसको मैंने यूं रख दिया है। ओके, जब मैंने रख दिया है इसको, तो अभी ये स्टेशनरी है। किसमें है? स्टेशनरी में है, रुका हुआ है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने रॉड को, कंडक्टर को, इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही इसके अंदर मैंने करंट को पास कराया, देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और है, ये देखें, इसके अंदर मैंने रॉड को रखा और जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट को पास कराया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, घूम गया अपनी जगह से। ये इसमें जैसे ही मैंने करंट पास करानी शुरू की, कैपिटल आई को देना शुरू किया, ये बी इसकी स्ट्रेंथ थी, बी इसकी क्या थी? स्ट्रेंथ थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। इसकी लेंथ स्मॉल एल, जो अपने जगह से थीटा डिग्री जो ये मुड़ गया है, तो किस फोर्स के वजह से ये मुड़ा हुआ है, किस फोर्स की वजह से मुड़ा हुआ है, इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। लॉरेंस फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर से रिपीट कर लें, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो ये मुड़ गया ऊपर की तरफ, तो कितना हुआ? मतलब इसने, इस रॉड ने इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इस करंट के वजह से कितने फोर्स को इसने महसूस किया है, इसका डेरिवेशन हमें क्या करना है? निकालना है। तो आइए चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, हम चलते हैं। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखिए किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टार में लिखेंगे, स्टार में लिखेंगे कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I के। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने इसको अपने तरफ से, ठीक। इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, कंडक्टर की लेंथ पर है। फिर इस पर लगने वाले जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थर्ड हो गया। फिर इस पर लगने वाले जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। किसके हैं? साइन थीटा के हैं, ठीक है। साइन थीटा आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि साइन थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर साइन ही क्यों लिया जा रहा है, बच्चों का सवाल होता है। तो साइन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसमें जब भी किसी पर फोर्स लगता है तो हॉरिजेंटल, मतलब यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस पर यू कॉस थीटा लगता है और वाई एक्सिस पर यू साइन थीटा, और उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो इस वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने इसको किधर की तरफ ले लिया है? साइन थीटा एंगल को शो कर दिया है। जरा इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या बनने वाला है? बनेगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IBL साइन थीटा। क्या बनेगा? IBL साइन थीटा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक वैल्यू जुड़ेगी कांस्टेंट, जिसको K कहते हैं, IBL, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और साइंटिस्टों ने K की वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, तो इस वजह से F इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 की वैल्यू रखेंगे तो IBL साइन थीटा। दिस इज योर फोर्स। जो कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड किया है वो मैंने आपको इक्वेशंस में बता दिए हैं। मैंने कंबाइन कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, K की वैल्यू रख दी है मैंने, 1 होती है। F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। ये न्यूटन में भी लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में भी लिया जाएगा। इसकी CGS यूनिट भी होती है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ न्यूटन ही लिख दिया है, ठीक है। अब इसके स्पेशल केसेस क्या हैं, ये किन किन केसेस पे डिपेंड करते हैं, किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, उस पर बताते हैं।
चले केसेस के बारे में बात करते हैं। केसेस इसमें है, केस फर्स्ट के बारे में है कि इफ जो है थीटा अगर 0 डिग्री कर दें हम, थीटा एंगल 0 डिग्री, इसको घुमा के बिल्कुल इधर ले आए, बिल्कुल ऐसे रख दें इस तरीके से, ऐसे। तो जरा इक्वेशन से देखिए क्या होता है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इस वजह से आई बी एल 0, और F इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 न्यूटन आ गया, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है जब कोई एंगल ही नहीं बनेगा, एंगल 0 रहेगा तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो एंगल 0 पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इसका सेकेंड स्टार है कि अगर थीटा जो है वो आपका 90 डिग्री हो जाए तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90 डिग्री, और F इज इक्वल टू आपका आई बी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F इज इक्वल टू आई बी एल सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा 90 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू पर, किस पर 90 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो ये इसके स्पेशल केस हैं। इसी तरीके से साइन 180 लेंगे तो 180 में क्या आने वाला है, 180 में भी आप जानते हैं कि 180 में आपको क्या देता है, ये 0 देता है। 180 में भी क्या देगा आपको 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 0 डिग्री होती है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लें। ओके, तो अब हम इसको प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन को। अब आप ये देखेंगे इसमें कि जब मेरा 1, हाँ ठीक है, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका डेरिवेशन है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर इसकी यूनिट क्या होती है, इसके सारे फंक्शन क्या होते हैं। मतलब 1 देखिए F इज इक्वल टू, मैंने अभी पढ़ा है फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा। आपने थीटा को 90 ले रखा था, तो यहां पर F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू आई बी एल हो गया था। अब यहां से B निकाल लें। क्या करना है? B निकालना है। B को रोक लीजिए, F अपॉन आई एल को कहाँ ले जाइए? नीचे। तो ये एक फार्मूला इसका भी बन गया, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इसमें रखे अगर 1 न्यूटन का फोर्स है, 1 न्यूटन का है, और फिर 1 एम्पियर है, 1 है, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 टेस्ला आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे जो मैंने डेरिवेशन कराया है इसके ऊपर। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा रहता है, तो जब कंडक्टर पर इतना फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, तो कंडक्टर के अंदर मौजूद जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर, एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, इसका डेरिवेशन हम कल जो है आपको जरूर इसको प्रूव कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट डे।